करो तो लास्ट में वो टॉपिक रखो जिसका वेटेज ही कम है, ठीक है, जिसका वेटेज ही कम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो हमारा थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट का। आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमेशा वेटेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा इजी भी है। देखो इसका अगर मैं बात करूं ए स्टैंडर्ड साइकिल की, जैसे कि आपको पता है ए स्टैंडर्ड साइकिल में क्या आता है, ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल, ठीक है। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं एसएससी जेईई में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड उसके अलावा 3 और साइकिल्स होती हैं जैसे एरिक्सन, एटकिंसन एंड लेनोर साइकिल्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पावर प्लांट आरएसी को क्लियर आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो जैसा कि सर अभी आपने एनालिसिस किया है कि थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी और आईसी इंजन, तो एप्लीकेशन अभी हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स तो पूरा इंपॉर्टेंट है, बेसिक थर्मो पूरा इंपॉर्टेंट है, आपने वो चीज पूरा पढ़ना है और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे आगे के सारे इसके एप्लीकेशन पार्ट पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये भी है कि सर जैसे पावर प्लांट है, आरएसी है और आईसी है, अब इस एप्लीकेशन पार्ट में इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है? क्योंकि पावर प्लांट है भी है और आरएसी भी है और आईसी है, तो इन तीनों से मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से एप्लीकेशन पार्ट को हम ज्यादा वेटेज दें? ठीक है, तो सर जैसे हम अभी डिस्कशन भी किया था, हमने डिटेल एनालिसिस भी किया थर्मल पूरे पार्ट का, तो उसमें हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में तो आपको जो सिलेबस में सब कुछ कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। बट अगर मैं एप्लीकेशन पे आ जाऊं ना सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका पावर प्लांट। पावर प्लांट में हमेशा आपको 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। पावर प्लांट में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आपका टरबाइन्स वाला पार्ट, ठीक है। बॉयलर्स सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बॉयलर से मिलेंगे, टरबाइन से मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है वो है आईसी इंजन, और सबसे लास्ट में आ जाता है आरएसी। और आरएसी में तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो रिवर्स कार्नोट साइकिल एक टॉपिक है और एक वीसीआरएस, इन दो को आप पढ़ के चले जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो एप्लीकेशन में जो स्ट्रेटेजी बना के रखना है वो ये है, पावर प्लांट, उसके बाद आईसी इंजन, फिर आरएसी। और आरएसी में तो सिर्फ 2 ही टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट भी नहीं है, सिर्फ 2 ही टॉपिक है, एक रिवर्स कार्नोट और एक वीसीआरएस साइकिल। ओके, तो जैसा कि सर ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन में पावर प्लांट, उसके बाद आईसी और उसके बाद आरएसी, और आरएसी में सिर्फ 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बस 2 टॉपिक आपने आरएसी पढ़ना है और पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और पावर प्लांट है इंपॉर्टेंट, उसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि सर ने एनालिसिस कराई है, तो सिर्फ आपको उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मतलब वेटेज के अकॉर्डिंगली ही पढ़ते हुए जाना है, ताकि आप लोगों के लिए स्टडी प्लान ऐसा सेट करना है आपने कि बिल्कुल अकॉर्डिंगली चलना है कि जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है, जिस टॉपिक का जितना वेटेज है, उस पर उतना टाइम कंज्यूम भी करना है, तो ताकि आपकी स्कोर अच्छा से कर सको, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पेपर का एनालिसिस कि कैसे अपने कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी ये अपने आप में कितना वेटेज रखते हैं। और सर जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक डिस्कशन किया था कि एचएमटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर इस पे जरूर बताइएगा। तो सर एचएमटी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि एचएमटी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं थर्मल का ही पार्ट है, क्योंकि एसएससी जेईई प्री के सिलेबस में तो कहीं लेकिन इसके क्वेश्चन देखे गए हैं कि प्रीवियस ईयर में 2-2 नंबर के या 1-1 नंबर का 2-2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2-3 साल में 2 या 3-4 क्वेश्चन आए हैं। तो सर इसको कैसे, क्या पूरा हमें अलग से एचएमटी भी पढ़ना पड़ेगा या मतलब हम लोग उसको लीव कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? अगर सर एचएमटी की मैं बात करूं तो एचएमटी हम जो सिलेबस की बात कर रहे हैं वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। बट प्रीवियस ईयर जो था उसमें एक बार क्वेश्चंस आए हैं, बट वो क्वेश्चंस जो भी थे वो बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल के थे, ठीक है। उसके हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो आए पिछले साल, ये नहीं है कि अब वो आगे भी आएगा, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसमें आने के कोई चांसेस नहीं है। ये वो बात अलग कि प्रीवियस ईयर में आया था, बट वो इतने बेसिक क्वेश्चन है जिसको भी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इजीली कर ले जाएगा। ओके, मतलब हम उसको ये चीज कंसीडर कर सकते हैं सर कि ये बेसिक थर्मो का ही पार्ट है या थर्मल का ही पार्ट है? मतलब थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन में ही आ जाएगा हीट ट्रांसफर का पार्ट। ओके, बिल्कुल आपको वैसे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन आने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि प्रीवियसली आया था, बट ये कंफर्म है कि नहीं क्वेश्चन आएगा, उसको हमें पढ़ के बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि उस चीज को हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। ओके, तो जैसा कि हमने पूरा थर्मोडायनेमिक्स पूरा एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इसका हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे शुभम सर। और अब मैं शुभम सर को बुलाऊंगा यहाँ पे, और शुभम सर के साथ हम लोग पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। हेलो शुभम सर। हेलो एवरीवन।
तो सर जैसा कि हम आज के इस सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि एसएससी जेईई एग्जाम के डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं हम बाकी सब्जेक्ट्स का, तो अभी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जैसे कि वेटेज है 3 मार्क्स का, तो सर इसको लेके सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एसएससी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए? सर एक्चुअली देखिए, एसएससी जेईई ठीक है, हम एसएससी जेईई के लिए प्लान कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ठीक है, थोड़ा सा वेटेज कम है एग्जाम में, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मान लीजिए कि आपके आने वाले जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, लाइक आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे, मशीन डिजाइन आप पढ़ते हो, या आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा अप्लाई करना होता है। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक तरह से आपका फाउंडेशन है, एंड ऑब्वियसली आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप इजीली आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपके उतने ही अच्छी उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, उतना ही इजीली आप उसके कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। स्टूडेंट्स करते क्या है, काफी समय पे सोचते हैं कि थोड़ा सा वेटेज कम है तो इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूं, बट हमें कोई पार्ट स्किप नहीं करना है। सबसे पहली बात बेसिक है, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इससे, ठीक है। क्वेश्चन इजी आते हैं तो आप इजीली बहुत कम टाइम देके बहुत अच्छे से इस इजी पोर्शन को कवर करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप बात करो तो आने वाले सब्जेक्ट्स में भी आपका एक इसका अच्छा खासा यूज होने वाला है। सो इट विल बी जस्ट एक्टिंग एज अ फाउंडेशन। आपको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब स्टूडेंट्स काफी ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, फिर वो ये वाले कॉन्सेप्ट सेम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाके सीखते हैं, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखते हैं, या फिर मशीन डिजाइन में सीखते हैं, तो वहां पे उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसीलिए। ओके, यस। तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये फाउंडेशन सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे कि इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी यूज होता है, मशीन डिजाइन में भी यूज होता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यूज होता है इसका, मतलब एफएम में भी होता है। तो सर जैसे इसका कोई मतलब बेसिकली हमें मतलब सबसे, जैसे हम कोई भी एग्जाम की तैयारी या कोई भी स्टार्टिंग सब्जेक्ट हम मान सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग का बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है और हम इसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए? यस एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। आई मीन कि जैसे आपका इंजीनियरिंग में भी अगर आपने ऑब्जर्व करते होंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे भी उनको फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि सब चीजें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिस पे आगे समझाई जाती है। सो इसीलिए हमें एज अ मतलब अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड एग्जैक्टली ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा वेटेज कम आ रहा है बट पोर्शन इजी आ रहा है काफी ज्यादा, सो आपको इसको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। ओके, तो जैसा कि शुभम सर ने बताया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है और इसको हमें जैसे वेटेज कम होने के बाद भी इसका जो 3 मार्क्स का वेटेज है मिनिमम 3 to 4 और 5 वेरी कर जाता है, 3 to 5 में वेरी करता है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली 3 मार्क्स का ही आता है, 3 to 5 6 तक वेरी कर जाता है ये एग्जाम्स में। तो हमें इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। Yes, exactly. मतलब ये बिल्कुल एज अ एसएससी जेईई एग्जामिनर जो होता है वो जो एसएससी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए स्पून फीडिंग कराते हैं कि आप बिल्कुल इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप इजीली मतलब इसमें कुछ। और सर जैसा कि अब मैं अंकित सर से पूछना चाहूंगा कि सर जैसे आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाते हैं और मशीन डिजाइन भी पढ़ाते हैं, और जैसा शुभम सर ने बताया कि ये डिजाइन में भी यूज होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो सर एक बार हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और मशीन डिजाइन का दोनों का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मशीन डिजाइन भी बच्चे ये सोचते हैं कि सर मशीन डिजाइन का भी वेटेज नहीं है। सेम प्रॉब्लम जैसा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ था, बच्चों की मेंटेलिटी ये होती है कि कम वेटेज है तो आई कैन इग्नोर दैट सब्जेक्ट, बट हमारा ये मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर आप किसी कंपटीशन को फाइट करने जा रहे हो तो। बिल्कुल सर, जैसे सोम सर ने बताया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो वेटेज होता है वो भले से ही 3% है, एक लेस वेटेज आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डिजाइन से रिलेटेड। तो सर जैसे डिजाइन में हमारे पास आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, एंड मशीन डिजाइन। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बिना जब आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को तो एक बेस क्रिएट होता है। आप 3% पर मत जाइएगा, एज ए स्टूडेंट आप 3% पर मत जाइए। आपको क्या देखना है कि जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन करते हो, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन करते हो, ठीक है, जब आप थ्योरी ऑफ मशीन में गियर की टर्मिनोलॉजी बनाते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक बेस, एक फ्री बॉडी डायग्राम, एक फोर्स एनालिसिस, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ फोर्स एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पर दिखाना। तो विदाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप सर उस चीज को कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रोल आपके लिए, ठीक है। तो उन 3% के वेटेज पर ना जाके आपको ये वेटेज देखना है एज ए डिजाइन के डिजाइन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज अपना रखता है। क्लियर? तो अभी हम देख लेते हैं मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिटेल में सर, ठीक। ओके, सो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिविजुअली मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कॉम्बिनेशन को लेते हुए कि हमारे 100 क्वेश्चंस में से
इनका जो वेटेज होता है वो अराउंड एंड अराउंड 8% के करीब होता है, ठीक है। तो अगर हम 100 क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें से अराउंड 8 क्वेश्चंस हर साल मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कंबाइंडली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्मार्ट अप्रोच को लेके चल रहे हैं कि मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आप किस रेशियो में अपने अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मशीन डिजाइन को अच्छे से पढ़ के चलेगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी अपना एक वेटेज है, ठीक है। तो इस वेटेज को मेंटेन रखते हुए आपको ये चीजें पढ़नी है। देखिएगा, जैसे कि अगर आप यहां पर देखते हैं कि अगर आप मशीन डिजाइन को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें अगर इतना बड़ा पार्ट आप देखिए, यहां पर स्मार्ट अप्रोच लेके चलना है। तो अगर डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक फ्लक्चुएटिंग लोड्स, कोटर, नकल जॉइंट, शाफ्ट, कीज एंड कपलिंग, इसमें दुनिया भर का अगर आप पढ़ने लग गए तो फिर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये इतना सारा कंटेंट और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अकेले कंटेंट ही आपको इतना ज्यादा वेटेज दे रहा है, तो क्यों इस 5% के पीछे इतना ज्यादा आपको जाना, ठीक है। तो आपको क्या है कि स्मार्ट अप्रोच लेते हुए जो कंटेंट हमारा जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, हमें उस चीज को लेके चलना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हम मशीन डिजाइन को लेके चल रहे हैं वो 70% वेटेज लेके चल रहे हैं और 30% वेटेज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेके चल रहे हैं। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि मशीन डिजाइन, और अगर हम 8 नंबर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 70% वेटेज मशीन डिजाइन का रहता है हर साल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 30% के अराउंड रहता है। तो यहां पर अब देख लेते हैं सबसे पहले कंटेंट के बारे में कि वेल्डेड एंड रिवेटेड थ्रेडेड जॉइंट, ठीक है। ये तीनों टाइप के जो जॉइंट्स हैं वो हमारा 7% वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो वेल्डेड, रिवेटेड, थ्रेडेड जॉइंट्स में आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली जो ऊपर से थोरो नॉलेज है उसको हमें लेके चलना होगा कि अगर वेल्डेड जॉइंट है तो वो कौन सा टाइप का वेल्डेड जॉइंट है, वो लैप जॉइंट है, बट जॉइंट है, किस तरह का जॉइंट है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है, जो उसके पास सिग्मा की वैल्यू है वो हम कितनी निकाल के चल रहे हैं, उस पर टेंसाइल जो लोड लग रहा है उसके बेसिस पर कितना एंगल आता है 67.5 के हिसाब से। तो वो सारी वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। साथ ही हम रिवेटेड जॉइंट की बात करते हैं तो इसमें हम इफिशिएंसी की बात करते हैं। रिवेटेड जॉइंट की जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है डिवाइडेड बाय अनरिवेटेड जो हमारे पास प्लेट होती है उसकी स्ट्रेंथ से इफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर थ्रेडेड जॉइंट की बात करते हैं, थ्रेडेड जॉइंट के जो पर्टिकुलर हमारे पास नॉमेनक्लेचर होते हैं वहां से हमें लेके चलना होता है थ्रेडेड जॉइंट को। और जो हमारे पास एक तरह से स्क्रू होता है, ठीक है, उस स्क्रू से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फार्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए 7% वेटेज है तो उसी का ख्याल रखते हुए हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने लग जाए, ठीक है। जेई जो लेवल होता है उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, इफिशिएंसी फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए सभी के, इफिशिएंसी फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए सभी के, क्योंकि आपसे वो डायरेक्टली इफिशिएंसी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं तो आपको जैक के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए साथ में, ठीक है। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं हम डिजाइन ऑफ गियर्स की। डिजाइन ऑफ गियर में अगर हम बात करते हैं लिवाइस जो हमारे पास स्ट्रेंथ इक्वेशन होती है, बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं उसकी बात हम यूज करते हैं यहाँ पर डिजाइन ऑफ गियर में, ठीक है। जनरली लुइस भी बोल देते हैं, लिवाइस भी बोल देते हैं, जो भी आपको इच्छा करती है वो आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास, ठीक है, लुइस बीम स्ट्रेंथ या गियर स्ट्रेंथ इक्वेशन जो हम यूज करते हैं उसकी जो वैल्यू हम बात करते हैं तो F इक्वल टू सिग्मा B इंटू M इंटू वाई, ठीक है, वेयर Y इज द लुइस फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या है, ठीक है। और साथ में इनकी जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, एम क्या है यहाँ पर मॉड्यूल है, बी क्या है यहाँ पर विड्थ है, ठीक है, गियर के जो टीथ है उसकी हम यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डिजाइन ऑफ गियर में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना होगा, कहीं ना कहीं इसका वेटेज भी काफी अच्छा होता है, तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा डिजाइन ऑफ गियर में, अच्छे से इन चीजों को समझना होगा, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो वो चीजें भी आपको देख के चलनी होंगी इसमें। साथ ही बियरिंग्स की बात करें तो बियरिंग्स में आपको टाइप पता होने चाहिए। बियरिंग्स में आपको टाइप पता होने चाहिए कि कौन से हाइड्रोस्टैटिक है, क्या हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक में डिफरेंस होता है, कहां पर हम हाइड्रोडायनामिक को यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें ज्यादा पावर की जरूरत है या हमें पावर ज्यादा ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, ज्यादा हमें रोटेशन चाहिए, तो वहां पर हम किस चीज को हाइड्रोडायनामिक को या हाइड्रोस्टैटिक को यूज करेंगे। किसमें थ्रू आउट द लाइफ आपके पास एक कॉन्टैक्ट नहीं होता है, किसमें कॉन्टैक्ट होता है, किसमें स्पीड बढ़ने पर कॉन्टैक्ट की जो
जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है, जिससे कि हमारा स्पीड जो होती है वो इजीली बढ़ने लगती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इन बियरिंग्स। बियरिंग में आपको डिफरेंस बेसिकली पता होना चाहिए, किसको फैक्टर को बढ़ाने पर कौन सी जो टाइप है वो ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही हमें पता होना चाहिए रोलर बियरिंग्स एंड साथ ही बॉल बियरिंग्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे नीडल बॉल बियरिंग की बात करें, ठीक है, नीडल रोलर बियरिंग की बात करें, ठीक है, इस टाइप के जो हमारे पास टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही बियरिंग्स में आपके पास जो हमारे पास सोमरफेल्ड नंबर होता है, ठीक है, सोमरफेल्ड नंबर होता है, एस की बात अगर करें तो Zn/P × dy/c का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सोमरफेल्ड नंबर होता है, उसमें आपको एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, DNC, C इज लाइक द क्लियरेंस, ठीक है, डायमेट्रिकल क्लियरेंस, ठीक है, डायमेट्रिकल क्लियरेंस। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ये है बियरिंग वाला पार्ट, क्योंकि ये काफी अच्छा वेटेज रखता है तो थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको बियरिंग से जो मिलता है वो नॉर्मली आपको इस फॉर्मूले से भी मिल जाता है। तो इन फॉर्मूले के बारे में और टाइप्स ऑफ बियरिंग के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही अब नेक्स्ट बात करते हैं चेन एंड वेल्ड ड्राइव की। तो चेन एंड वेल्ड ड्राइव में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास चेन के टाइप्स हैं हमें वो पता होने चाहिए। साथ ही बेल्ट ड्राइव में जो हमारे पास इक्वेशंस यूज की जाती हैं T2/T1 = e⁻μθ लाइक, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सी स्लैक साइड में और टाइट साइड में कितनी टेंशन की वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही आपको ये पता होनी चाहिए जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की बात करते हैं वो कितने टाइम्स हो जाता है हमारे पास। ठीक है, उससे रिलेटेड Tmax उससे रिलेटेड कितने टाइम्स होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो आपके पास नॉर्मली फॉर्मूले होते हैं बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड वो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, 12% वेटेज है, काफी अच्छा वेटेज है, ऐसा नहीं है कि इसे हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ना है इसमें, चेन एंड बेल्ट ड्राइव में फॉर्मूले पर जाना है। ठीक है, और आप अच्छे से गेन कर सकते हैं इसमें मार्क्स, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर हम क्लचेस की बात करें तो क्लचेस में आपको टाइप पता होने चाहिए। ठीक है, टाइप इन द सेंस कि आपके पास जो कोनिकल क्लचेस हैं या फ्लैट क्लचेस हैं या फिर जो मल्टीप्लेट क्लचेस हैं या सिंगल प्लेट क्लचेस हैं, उनके बारे में आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि वो कहां पर कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से यूज होती है, किस पर्पस के लिए ज्यादा अच्छे से यूज होती है। यही क्वेश्चंस आपके जेईई में क्लचेस से जनरली पूछे जाते हैं। साथ ही आपको जो इनके रिलेशंस हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात करूं तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में T = क्या हो जाता है 2/3 mu into R effective, 2/3 mu pi into R effective। और यहाँ पर R effective की वैल्यू क्या हो जाती है, R effective की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर R0³ - RI³ R0² - RI²। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की, तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू हो जाती है वो आ जाती है 1/2 mu into R effective, वेयर R effective की जो वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, ये 1/2 नहीं होगा, μW into R effective, वेयर R effective जो यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है आपके पास R0 + RI/2, R0 + RI/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। साथ ही क्लचेस में यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं उससे हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी ओल्ड क्लचेस हैं या न्यू क्लचेस हैं उन पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये चीजें डायरेक्टली जेईई में पूछी जाती हैं, इन चीजों पर अच्छे से ध्यान देना है आपको। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर मशीन डिजाइन में, डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग लोड्स, कोटर, नक्कल, जॉइंट, शाफ्ट, कीज एंड कपलिंग, इतना सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा अगर हम 5% की बात कर रहे हैं। तो स्मार्ट अप्रोच लेके चलिएगा। अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो ऑब्वियस है कि आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्लचेस वगैरह में टाइम दे दिया है, कहीं ना कहीं आपने उन परसेंटेज को भी अचीव कर लिया है, तो 5% को आप छोड़ सकते हैं। बट अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो आप बिल्कुल इन चीजों पर जा सकते हैं। यहां पर आपको फ्लक्चुएटिंग यानी फटीग लोडिंग के केसेस की जो इक्वेशन होती है, गर्वर पैराबोला एंड जो हमारे पास गुडमैन रिलेशन होते हैं, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको, रिलेशन पता होनी चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ ही कोटर नकल जॉइंट्स में कौन से वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो टेंशन में ही होते हैं, कौन से टेंशन कंप्रेशन दोनों में लग रहे होते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। साथ ही शाफ्ट की डिजाइन कैसे होती है, कीज के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, एंड कपलिंग्स के टाइप क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें बस थोरोली पता होनी चाहिए, बहुत डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाम से काम चल जाता है यहाँ पर, कोई रिलेशन, कोई इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखनी है यहाँ पर। उसी तरह से अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम डायग्राम एंड जो हमारे पास ये एफवीडी है तो उसमें
उसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करें तो कॉन्करेंट फोर्सेस या कोप्लानर फोर्सेस, वो आपके बारे में पता होना, उनको आपके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एक बॉडी हम ले लेते हैं और उस पर अगर फोर्सेस हमने F1 इस साइड, F2 इस साइड, है ना, F3 इस साइड, यहाँ पर F4 इस साइड, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमेशा एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये होती है, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये होती है और एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये होती है। तीनों में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मिलते हैं और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये काफी वेटेज रखता है 13%। देखिएगा ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड समेशन m इक्वल टू 0, यहीं से आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस फंसते हैं। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम का FVD कैसे बनाना है और सिस्टम में ये इक्वेशंस कैसे लगानी है। क्लियर? तो यहीं से आपके जो हमारे पास साइन रूल होता है, ठीक है, साइन थीटा f1 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू f2 अपॉन साइन थीटा 2 इक्वल टू f3 अपॉन साइन थीटा 3, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इसी में सीखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम तो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से रिलेटेड जो आपके पास फॉर्मूला होता है उसको इक्वल टू F इक्वल टू म्यू एन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल फॉर्मूला हुआ, बट इस सिंपल फॉर्मूला का जो यूज है इंक्लाइंड पर भी किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। W अगर यहां लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये हो जाता है W cos थीटा एंड दिस इज द W sin थीटा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिए जाते हैं जेई में कि कहां पर आप फ्रिक्शन के सेंस में वैल्यू को निकालेंगे, अगर इस पर फोर्स यहां पर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी और हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आ रही होंगी। तो विदाउट दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशन चैप्टर आप फ्रिक्शन को नहीं पढ़ सकते हैं ठीक से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर आपके पास 23% तो इसी ने कवर कर लिया। साथ में अगर हम वर्क, एनर्जी, इंपल्स एंड मोमेंटम ऑफ कोलिजन की बात करें, मोमेंटम एंड कोलिजन की बात करें तो वर्क, ठीक है, F इक्वल टू, यहां पर वर्क क्या हो गया, W इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, और यहां पर वर्क क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहां पर जो वर्क की बात करते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। एनर्जी में क्या हो जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन लो की बात कर रहे होते हैं। एनर्जी में हम कर रहे होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लो की बात। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लो को हम समझते हैं हर एक एनर्जी के हिसाब से कि अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में तो उसी के हिसाब से हम इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि अगर पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, अंडर 2gh के हिसाब से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में इंपल्स पता होना चाहिए F इंटू टी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मोमेंटम एंड कोलिजन पता होना चाहिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरह से हो रहा है जब हम इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, किसी बॉडी से एक दूसरे में इंपैक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन है या नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है या नहीं है, वो सारी चीजें आप क्लियर करते हैं यहां से। साथ ही यहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो अगर हम बात करें तो यहां पर E की वैल्यू जाती है, E की वैल्यू जाती है वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारी चीजों को थोड़ा सा इन डेप्थ लेके चलना होगा इस चीज में। ठीक है, भले से इसमें 8 क्वेश्चंस हैं बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होती है। बट अगर आप इस चीज को स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो गुड मार्क्स आ रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से करके और इस चीज को अगर आपने स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक, जो आपकी मेरिट में हेल्प करने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इन चीजों को छोड़ के जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि यार मशीन डिजाइन में इतना सारा कंटेंट है तो फिर क्यों पढ़ा जाए। जब मशीन डिजाइन की बुक खोलते हैं या फिर जब मशीन डिजाइन के नोट्स को आप खोलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा कंटेंट को रखे हुए हैं, बट आपको इस कंटेंट को ज्यादा ध्यान ही नहीं देना। 5% है, सिंपल। ठीक है, तो आपको क्या लेके चलना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेवाइस इक्वेशन है, साथ ही जो हमारे पास बेयरिंग है उनके टाइप्स हैं, साथ ही हमारे पास बेल्ट ड्राइव की जो रिलेशन है उनकी बात है, क्लचेज है उनकी बात है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो ये वाला पार्ट है उसकी बात है, सिस्टम फोर्सेस की, फ्रिक्शन की। आपको अगर ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि जो हमारी अप्रोच है, जहां पर अप्रोच में जो हमारे पास सबसे नेग्लिजिबल कंटेंट रख रहा है उस चीज को आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी है, यही चीजें आपको समझनी है यहां पर कि किस तरह से हम स्मार्ट अप्रोच को लेते हुए मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कंबाइंडली देखते हैं।